रीनीट इसको एक्सेप्ट करें ना करें, ये तो आपको करना है। ये नीट का जो एग्जाम हुआ है उसे कंसिडर करो एक मॉक टेस्ट था गवर्नमेंट की तरफ से। ये रीनीट का एग्जाम ये एवरेज स्कोर करने वालों के लिए तो एक बूस्टिंग फैक्टर है। एनटीए इस वक्त जख्मी शेर है जी, और जख्मी शेर ज्यादा डेंजर होता है। वालिदैन अगर वो पैनिक होते हैं तो फिर बच्चे भी और ज्यादा पैनिक हो जाएंगे। रीनीट को तो आप समझ लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आपके लिए एक ब्लेसिंग है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, रीनीट क्राइसिस या अपॉर्चुनिटी, इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एमएस एजुकेशन एकेडमी के बानी और चेयरमैन जनाब मोहम्मद लतीफ़ खान साहब। सर, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया जी सर, सबसे पहले एक सवाल, रीनीट ये जो खबर सुनते ही न सिर्फ वालिदैन तलबा और जो उनके साथ जो ये जहद में लगे हुए थे नीट के, पूरे ख़ानदान सब परेशान हैं। आप इस क्राइसिस को, आप इस सिचुएशन को किस नज़रिए से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रीनीट की जो न्यूज़ आई है वो ना ही सिर्फ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को बल्कि कंप्लीट टीचिंग फ्रेटर्निटी को भी बहुत डिस्टर्ब किया है, क्योंकि हर किसी के माइंडसेट्स होते हैं। जहाँ हम ये देखते हैं कि बच्चे थके हैं, जहाँ ये देखते हैं कि पेरेंट्स भी जो है ना बेचारे इमोशनली चार्ज्ड थे और वो भी बच्चों के साथ साथ मेहनत करते करते थक गए हैं, वहाँ मैं कहूँगा कि टीचर्स भी बहुत थके हैं। टीचर्स भी जब नीट का इम्तिहान ख़त्म हुआ तो उन्होंने भी एक लंबी सांस ली और शुक्र अदा किया अल्लाह का, और उन्होंने कहा कि चलो अब फिर एक नए जहद के साथ एक नई तैयारी शुरू करें। ये तो होना था, हो गया, लेकिन मैं कहूँगा कि इसको एक अपॉर्चुनिटी समझें। अब चूंकि ये हो चुका है, इसमें हमारे लिए खैर है, ये समझकर हमको इसकी तैयारी करना है। मैं समझूंगा कि जो लोग इसको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करेंगे, अपने माइंडसेट को रीसेट करेंगे ना, वो लोगों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, वरना फिर ये सिर्फ डुबाने वाली नैया बनकर रह जाएंगी। जी, आप कह रहे हैं ये अपॉर्चुनिटी है, जबकि ये समझा जा रहा है कि ये एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा पनिशमेंट है। मैं नहीं समझता ये पनिशमेंट है। आप ये उन्हीं बच्चों के लिए पनिशमेंट हो सकती है जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा है और जिनके एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छे थे। लेकिन अगर आप देखेंगे एवरेज और अबव एवरेज स्टूडेंट्स को, उन्होंने तो समझ लीजिए कि हम, क्योंकि हमारा पूरा मूवमेंट बच्चों में ही है, हमने देखा है कि अलग अलग है। 3 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक हाई लेवल ऑफ मार्क्स स्कोर करने वाले 600 एंड अबव, एक होते हैं कि 500 to 600, एक होते हैं कि 400 to 500 वाले हैं। मैं इनको जनरली लेके आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। तो ये जो बीच की कैटेगरी के बच्चे हैं, जिनका बॉर्डर्स पे इनके जो है ना मार्क्स होते हैं सीट हासिल करने के लिए किसी अच्छे कॉलेज में, उन बच्चों को लगा यार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। अब वो जो बच्चे हाई लेवल के थे, जिनको पूरी एश्योरेंस था कि भाई मुझे सीट मिल जाएगी, उनको तकलीफ जरूर हुई है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हर किसी को चाहिए कि इसको एक अपॉर्चुनिटी समझे और ये समझे कि भाई अब मुझे मौका मिल गया है, अब मुझे आगे बढ़कर और इंप्रूवमेंट की तरफ जाना है। और जो लोग इस माइंडसेट को प्रिपेयर हो गए, वो लोगों के लिए आसान है और वो लोगों के लिए अचीवमेंट है। वरना ओवर कॉन्फिडेंस डुबा देगा और अंडर कॉन्फिडेंस भी डुबा देगा। जी, आपने कहा है कि इस माइंडसेट के साथ जाना है, तो थोड़ा उसको एलाबोरेट कीजिए। देखिए, मैं कहता हूं कि रीसेट योर माइंडसेट। जिनका माइंडसेट पॉजिटिव हो जाता है, फिर उनके लिए अपॉर्चुनिटीज खुलना शुरू हो जाते हैं, और जिनका माइंडसेट नेगेटिव होता है ना, तो उनकी अपॉर्चुनिटीज बंद हो जाते हैं। लेकिन एक काइंड ऑफ दिमाग का एक ढक्कन है जो है ना अब खुल गया, तो फिर हर चीज उसके अंदर जाना शुरू होती है और फिर वो फायदा पहुंचाती है। जिसका ये जो ढक्कन है जो कवर हो गया, बंद हो गया, तो फिर कोई चीज अंदर नहीं जाती है। जब कोई चीज अंदर नहीं गई तो कोई काम नहीं आती, कोई काम ही नहीं हो सकता उससे। लेकिन ये प्रैक्टिकली किस तरह मुमकिन है, ये भी समझाएं सर। आपके पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं है। अब आप डू और डाई के सिचुएशन में फिर से आके खड़े हुए हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने माइंडसेट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएं और तैयार हो जाएं कि आपको ये करना ही है। अब इसके अंदर आप ये सोचेंगे नहीं होता तो
काश और इस किस्म की बातें करें तो कुछ नहीं होने वाला है। लेट्स कम आउट ऑफ ऑल दोस थिंग्स एंड प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन एंड प्रिपेयर फॉर द बेटर फ्यूचर। आप क्या समझते हैं सर, तलबा के लिए इस वक्त एकेडमिक बड़ा मसला है या मेंटल प्रेशर? मैं ये कहूँगा कि मेंटल प्रेशर इस वक्त सबसे बड़ा मसला है और इस मसले को जल्द से जल्द हल करना चाहिए। अगर इसको हम स्ट्रेच करेंगे और लंबा करते रहेंगे तो इससे फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है, नुकसान हमारा अपना है। लिहाजा अपने आप को मेंटली तैयार करें और फ़ौरन आप एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के मोड में आ जाएं। इससे होगा ये कि आप फिर से दौड़ में आ जाएंगे, वरना आप बहुत पीछे रह जाएंगे। जी, मेंटल प्रेशर की अगर बात की जाए तो इसमें अफवाहें भी बहुत ज़्यादा अपना एक रोल अदा कर रहे हैं, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया। तो आप क्या मशवरा देना चाहेंगे तलबा को कि वो इसको किस तरह सुलझाएं? सबसे पहले तो इस स्टेज पे 2 दिन बहुत हो गए, अब और मज़ीद सोशल मीडिया को ना सुने। सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा सुनने से सिर्फ दिमाग ख़राब हो सकता है, दिमाग में कोई ऐसा पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं आ सकता। लिहाजा मैं ये सजेस्ट करूँगा हमारे स्टूडेंट्स से, सारे जितने बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, कि आप सोशल मीडिया को छोड़िए और अपने प्रिपरेशन रूम पे कंसंट्रेट करिए कि मुझे कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए, कैसे मुझे आगे बढ़ना चाहिए और कैसे इस मेले से मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। याद रखिए, पैनिक होने से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, प्रिपेयर करने से आप ज़रूर डॉक्टर बन जाएंगे। जी, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए सर? अच्छा सवाल है जी। स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। देखिए, जो मिस्टेक्स हमने पहले किए थे उन मिस्टेक्स को हम कैसा अवॉइड करें, इसके ऊपर हमको काम करने की ज़रूरत है। और हम अपने जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसकी एनालिसिस करें, टाइम मैनेजमेंट करें और एक्यूरेसी पे काम करें। ये पूरा क्या है, एग्ज़ाम ये 3 घंटे का है। ये 3 घंटे के अंदर आपकी पूरी नॉलेज, यानी इसको कहते हैं कि उर्दू में एक जो है ना कहावत है, समंदर को कूजे में समा देना। तो ऐसे ही आपकी जो समंदर भरी इंफॉर्मेशन है उसको इन 3 घंटों के अंदर आपको ऐसे सेट करना है कि आपकी वो जितनी इंफॉर्मेशन आप जमा करें वो प्रोडक्टिव हो और रिजल्ट ओरिएंटेड बने। जी, इसके ऊपर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स 2 साल से मेहनत कर रहे थे, कई स्टूडेंट्स 3 साल से भी मेहनत कर रहे थे, काफ़ी अच्छा स्कोर भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। एग्ज़ाम के बाद जो है उनका एक जहन जो है एक रेस्टिंग मूड में आ गया था। तो आप क्या मशवरा देंगे कि वो किस तरह इससे उभर के आए? मैं फिर से एक बात बोलना चाहता हूँ कि अभी तक हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना। जी, बड़े कंफ्यूज्ड हैं। उनको अभी तक वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये डाइजेस्ट नहीं कर पाए कि नीट का एग्ज़ाम फिर से होने वाला है, अब फिर इसके लिए पढ़ना है, ऐसा इनका सोचना है। लेकिन आप देख लीजिए कि आप इसको एक्सेप्ट करें ना करें, ये तो आपको करना है। लिहाजा जो जितनी जल्दी तैयारी शुरू करेगा वो उतना ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाएगा और जो ताख़ीर से करेगा वो नुकसान में रहेगा। जी। अब इसके अंदर इफ्स एंड बट्स काम नहीं करने वाले हैं, इसके अंदर डू और डाई वाली सिचुएशन समझ के काम करने की ज़रूरत है। जी, जिन तलबा ने एवरेज जो है स्कोर एक्सपेक्ट जो कर रहे थे उनके लिए क्या मशवरा है सर? ये नीट का एग्ज़ाम ये एवरेज स्कोर करने वालों के लिए तो एक बूस्टिंग फैक्टर है। जैसे इसमें बहुत सारे बच्चों ने ये देखा कि उनका स्कोर एवरेज लेवल का है, यानी बॉर्डर पे सीट आ भी सकती, सीट नहीं भी आ सकती। और उमूमी तौर पे हम देखें, मेरा 35 साल का तजुर्बा ये बताता है, उमूमी तौर पे देखने को मिलता है कि जो थ्रेशोल्ड होता है, सीट्स मिलने वाला जो एरिया होता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा चंक जमा होता। अब उसमें जिसको एच मिल जाता वो समझ लीजिए कि आगे बढ़ जाता, उन्हें ब्लेस्ड है बोल सकता हूँ मैं उसको। लेकिन ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये एवरेज बच्चों के लिए रीनीट का हो जाना। अब इन बच्चों को चाहिए कि इसको एनकैश करें, ये देखें कि कैसे हम इससे फ़ायदा उठाएं। जो बॉर्डर पे थे वो बॉर्डर को इजीली क्रॉस कर सकते हैं, जो बहुत दूर है उनको बॉर्डर तक आना पड़ेगा, लेकिन जो बॉर्डर पे है उनको बॉर्डर क्रॉस करके बहुत आगे जाना बहुत आसान है। तो इसको इमीडिएटली तैयारी करें और प्रिपरेशन और स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन करें, स्ट्रैटेजी बनाएं और काम शुरू करें। सबसे अहम जो अभी यहाँ पे नुक्ता है वो है स्ट्रैटेजी का।
तो किस तरह प्लान करें, ये हमें बताएं। एक वैसे एक माहिर तालीम आप बताएं कि किस तरह बच्चे जो है अब मैदान में उतरे। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। पिछला तजुर्बा ये बताता है, मैंने पिछले 35 सालों में देखा है, और जिस वक्त मैंने एंट्रेंस एग्जाम लिखा था इंजीनियरिंग का, उस वक्त भी पेपर रिपीट हुआ था। एक अजीब कोइंसिडेंस है, समझिए आप। तो इतना कंफ्यूज स्टेट होता है, समझ में नहीं आता। आदमी बिल्कुल एक आज़ादी और फ्री माइंड के मोड में जाने के बाद में फिर वापस आके फिर इसकी तैयारी करना, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है, लिहाजा जंप करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूँ, इंटरेक्शन से, उनको समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे और कैसा इसके ऊपर काम करेंगे। तो मैं मेरे पूरे तजुर्बात को सामने रखते हुए मैं ये सजेशन देना चाह रहा हूँ, और इनफैक्ट हमने ये स्ट्रेटेजी बना ली है अपने इंस्टीट्यूशन में, मिस में, कि हम इस एक हफ्ते के अंदर अपने सारे स्टूडेंट्स को ये सजेशन दे रहे हैं कि आप ये कंप्लीट 1 वीक की एक स्ट्रेटेजी बनाकर पूरा 1 वीक आप फिजिक्स पढ़ें जी, सिर्फ फिजिक्स। क्योंकि एक फिजिक्स एक ऐसा एरिया है जिस पे बहुत ज्यादा हमारे को अटेंशन को सब तरफ से घेर के लेके आने की जरूरत पड़ती। और मैंने ये देखा है कि पिछले 2 साल 3 सालों में जो बच्चे हमारे पढ़ रहे थे, एक अजीब हमारे बच्चों की एक माइंडसेट है। थोड़ा सा लंबा बोल रहा हूं लेकिन ये बहुत काम की बात है। वो ये कि जब ये हमारे बच्चे पढ़ने के लिए बैठते हैं, आज मेरा बहुत अच्छा मूड है, पढ़ूंगा खूब, अब बैठते हैं पढ़ने के लिए, तो क्या करते हैं, अब फुल मूड के टाइम पे अपना जो सबसे फेवरेट और इजीएस्ट सब्जेक्ट है बायोलॉजी, वो लेके बैठ के पढ़ते हैं। अब खूब मूड भी बहुत जबरदस्त है और बायोलॉजी भी इंटरेस्टिंग है उनके लिए। पढ़ते 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 एक ऐसा पॉइंट आता है कि बायोलॉजी रोकते हैं जब तक इनके एनर्जी लेवल्स में कमी आ जाती है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या लेकर बैठते हैं, केमिस्ट्री। भाई केमिस्ट्री मेरे को ये भी बहुत पसंद है। अब वो जो अपने एवरेज एनर्जी लेवल्स के साथ अब केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं। अब वो भी बहुत हद तक केमिस्ट्री को कवर कर लेते हैं। उसके बाद और जब ये केमिस्ट्री रोकते हैं, उसके बाद जब अगला स्टार्ट करना होता है फिजिक्स लास्ट, तो उस वक्त तकरीबन इनके एनर्जी लेवल्स लोअर लेवल्स में आ जाते हैं। और ये फिजिक्स को शुरू से ये समझते हैं कि ये वन ऑफ द चैलेंजिंग और डिफिकल्ट मेरे लिए सब्जेक्ट है। ये सोचकर ये लोग जो है ना फिजिक्स शुरू करते हैं और लोअर एनर्जी लेवल्स और सब्जेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना, ये लोगों को और कमजोर कर देती है। और थोड़ी देर फिजिक्स करने के बाद तबीयत में बेजारगी आ जाती, तबीयत थक जाती, उसे बाजू रख देते, और फिर एक अंदर से कुड़न होती है, यार ये फिजिक्स क्या इतना जरूरी है, फिजिक्स होना जरूरी है क्या, इस किस्म का ख्याल बच्चों को आना शुरू होता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अब टिल रीनीट अपने बेस्ट एनर्जी लेवल्स के अंदर फिजिक्स को लेकर बैठे। इससे फिजिक्स आपको ऑटोमेटिकली ईजी होने लगेगा। फिर इसके बाद में आप सेकेंड लेवल केमिस्ट्री को लेकर बैठे, फिर आपका फेवरेट बायोलॉजी, तो आप लोअर एनर्जी लेवल्स में भी अगर पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिकली एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो फेवरेट सब्जेक्ट है आपका। इस किस्म से अगर हम स्ट्रेटेजी बनाकर बच्चे हमारे पढ़ते हैं तो फायदा होगा। तो अब इमीडिएटली मैं ये सजेशन दूंगा कि बच्चों को चाहिए कि इस एक हफ्ते में जहां बहुत कंफ्यूजन है, कितना टाइम है, कैसा करना है, समझ में नहीं आ रहा, तो फिजिक्स लेकर बैठे। दिन में 3 टॉपिक्स, एक हफ्ते की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें। सुबह में एक टॉपिक ले लें, दोपहर में एक टॉपिक ले लें, और इवनिंग में एक टॉपिक ले लें फिजिक्स की, अलग अलग रैंडम लेकर उसको पढ़ें और उसी के बेसिस पे एग्जाम लिखें। और ये स्ट्रेटेजी हमने एमएस एजुकेशन एकेडमी में अडॉप्ट की है, जिसके ऊपर हम सैटरडे से इसके काम शुरू करने वाले हैं। और इनफैक्ट डेली 1 घंटे का हम लेक्चर भी जो है ना हम बच्चों को जो है ना दे रहे हैं ऑनलाइन। अगर मैं लिंक भी शेयर करता हूं आपको, आप ये लिंक आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, दुनिया भर से कहीं भी बच्चे आकर उसको अटेंड कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे दी बेस्ट फिजिक्स की फैकल्टी है, जो 3 फैकल्टी मेंबर्स 3 अलग अलग टाइमिंग्स पे ऑनलाइन आकर बच्चों को 3 टॉपिक्स पढ़ाएंगे, जो सुबह के वक्त में होंगी, दोपहर के वक्त में होंगी और शाम के वक्त में होंगी। और रात में प्राइम टाइम में 9 to 10 उनको एग्जाम होगा ये 3 टॉपिक्स में। और फिर 10 o'clock के बाद में वो लोगों को जो है ना पेपर डिस्कशन भी होगा, ताकि वो उनका वो उस एक दिन में उनके वो पूरे सब्जेक्ट्स पक्के हो जाएं, मजबूत हो जाएं, स्ट्रांग हो जाएं, और फिर वो अपने कॉन्फिडेंस के साथ नेक्स्ट डे का अप्रोच करें। ये एक हफ्ता होने के बाद आपके पास बहुत क्लैरिटी आ जाएंगी। जब आपके पास क्लैरिटी आ जाएंगी तब आप एक सिस्टमेटिकल स्ट्रेटेजी बना के काम करेंगे तो बहुत इफेक्टिव होंगी। ये मैं अपने पूरे तजुर्बात को सामने रख के आपके सामने बात रख रहा हूँ।
सर थोड़ा हमें ये बताएं कि जैसा कि आपने कहा कि 1 हफ्ते तक रोज़ाना जो है टेस्ट लिया जाएगा, तो आप क्या समझते हैं ये जो टेस्ट हैं उसकी स्ट्रैटेजी क्या है? और आपने ये भी कहा कि उसके बाद जो है जो तलबा हैं उनके जहन में ये आ जाएगा कि किस तरह आगे अपनी स्ट्रैटेजी बनाई जाए। देखिए, आमतौर पे ये होता है कि जो रैंकिंग एस्पेक्ट है कमज़ोर होता है वो फिजिक्स की तरफ आगे होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा फिजिक्स पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बच्चों को बोल रहा हूँ। वैसे हर सब्जेक्ट पढ़ना है, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरे 360 में से 360 लाया जा सकता है। फिजिक्स के अंदर अलबत्ता बच्चों को चैलेंज होती है, लेकिन जो बच्चे अप्रोच सही करके काम करते हैं उनको फायदा होता है। अगर फर्ज करिए हमको जितनी नॉलेज है पहले से माशाल्लाह आपने बहुत पढ़ के रखा है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा हमारे को रीसेट करना है अपने माइंड को उसके लिए। लेकिन फिजिक्स में अगर मैं ये कहूँ कि जैसे हम 7 डेज में डेली 3 टॉपिक्स को लेकर हम काम करते हैं, हर रोज़ अगर बच्चे जैसे 3 सेशन कहे, मैंने कहा है कि सुबह में 1 सेशन, दोपहर में 1 सेशन और शाम में 1 सेशन होगा, तो हर सेशन में 1 मार्क अगर बच्चे इंप्रूव करता है, कोई भी स्टूडेंट इंप्रूव करता है, तो उसको बेनिफिट ये होगा कि 7 डेज में बच्चे 21 क्वेश्चंस पॉजिटिवली अप्रोच करने के काबिल बन जाते हैं। और ये 21 क्वेश्चंस ही नहीं है, बल्कि ये 21 इनटू आप इसको 4 करिए, नहीं 84 मार्क्स बच्चों के इंप्रूव होने के चांसेस बनते हैं। और फिजिक्स में 84, आप हर नीट के बच्चे से पूछ लीजिए, उसको फिजिक्स में हर 4 नंबर बहुत मैटर करते हैं। वो तो डरते हैं कि वो एक नेगेटिव ना जाए, बल्कि तो ये अगर ये 4 नंबर उनके इजाफी उनको मिलते हैं तो इनके लिए तो बहुत बड़ा बेनिफिट है जी। तो लिहाजा बच्चों को चाहिए कि फिजिक्स को इस एरिया में एक खला वाला जो पीरियड है ये, वो एक वैक्यूम वाला पीरियड है ये, डेट अनाउंस होने तक का, इसको अंदर अगर फिजिक्स को स्ट्रेंथन करते हैं तो मेंटली और फिजिकली जो है ना स्ट्रांग हो जाएंगे, उनके कॉन्फिडेंस लेवल्स बहुत ऊपर हो जाएंगे। सर आपने कहा 1 हफ्ते तक ऑनलाइन क्लासेस होंगे, और जब एग्ज़ाम की भी बात की आपने, तो ये एग्ज़ाम किस तरह होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, दिन में 3 टॉपिक्स जो पढ़ाए जाएंगे, जो टीचर्स पढ़ाएंगे स्क्रीन पे आके, वो तो समझ लीजिए वो टीचर्स बच्चों को रिफ्रेश करने के लिए पढ़ा रहे हैं। और ये तीनों टॉपिक्स भी डिवाइडेड रहेंगे, यानी तीनों टॉपिक्स को ऐसे बैलेंस करके हम लोग जो है ना स्ट्रैटेजी बनाए हैं कि थ्योरेटिकल और बिल्कुल प्रॉब्लम वाले और कॉन्सेप्चुअल, ये तीनों लेवल के टॉपिक्स बच्चों को जब पढ़ाए जाएंगे तो एक बैलेंस सिचुएशन डेवलप होगा। और उसी के बेसिस पे रात में 9 से 10 बजे तक एक ऑनलाइन एग्जाम होगा। एक प्लेटफॉर्म है एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का, उसका नाम है काहूट। तो बच्चे वो काहूट पर आकर जब वो एग्जाम अपीयर करेंगे तो एक तो बच्चों को वो एग्जामिनेशन के अंदर इंटरेस्ट भी बहुत आएगा और इमीडिएटली उनको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। और वो रिजल्ट की बेसिस पे वो बच्चे अपने आप को जज करने के मौके में आएंगे और वो खुद महसूस कर लेंगे कि आज दिन भर में मेरा कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया जी। और फिर इमीडिएटली जैसे 9 से 10 या पेपर की जो है ना इंटेंसिटी के ऊपर कभी 5-10 मिनट इधर उधर भी हो जाएंगे, इसके फौरन बाद पेपर डिस्कशन होगा। यानी बच्चों को ऐसा छोड़ा नहीं जाएगा चलो अब तुम्हारा हो गया, नहीं, बच्चों के अंदर की जो क्यूरियोसिटी है उसको परवान चढ़ाना है हमारे को, उनके मसाइल, उनके जो क्वेश्चन है उसको, उनके जो मिस्टेक्स है उसको वर्कआउट करना है। तो हम ऐसी हैंड होल्डिंग घर बैठे, चूंकि गर्मा का मौसम है, घर से बाहर निकलना और अननेसेसरी आने जाने का टाइम ज़ाया करे बगैर बच्चे घर बैठ के अपने पूरे कंफर्ट के साथ क्लासेस भी अटेंड करेंगे, एग्जाम भी लिखेंगे, डाउट क्लियरेंस भी होंगे और साथ ही साथ एक जबरदस्त लेवल पे कॉन्फिडेंस बच्चों का बढ़ जाएगा। ये 1 वीक का जो हम लोग फिजिक्स का प्रोग्राम बना रहे हैं, हमने इसको ये नाम दिया है कि फिजिक्स बूस्टर वीक जी। इससे जब खाली नाम ही बच्चों के अंदर फिजिक्स को बूस्ट करने के लिए काफी हो जाता है जी। सर जो नीट हो चुका है, नीट 26, आप क्या समझते हैं ये जो तजुर्बा है ये बच्चों को कितना काम में आएगा? आप समझ लीजिए कि ये जो नीट 26 का एग्जाम हो चुका है, जो कैंसिल हुआ है, इसके बारे में मैं ये सोचना शुरू कर चुका हूँ, अपनी टीम को भी कहना शुरू कर दिया हूँ कि भाई देखो, ये नीट का जो एग्जाम हुआ है उसे कंसीडर करो एक मॉक टेस्ट था गवर्नमेंट की तरफ से जी। और इसके अंदर आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस हुआ है कि एग्जामिनेशन कैसा कंडक्ट करते हैं, एग्जामिनेशन का माहौल कैसा होता है, उसके अंदर थॉट प्रोसेस इंसान के कैसे होते हैं, एग्जाम लिखते वक्त कितने चैलेंजेस होते हैं मेंटली, फिजिकली, ये सारे चीज़ों का एक्सपीरियंस बच्चों को हो चुका है, जो आगे के एग्जाम के लिए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जैसे होता है कि भाई किसी चीज़ को
फर्स्ट अटेम्प्ट में करना और किसी चीज़ को एक्सपीरियंस के साथ करना। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है उसके अंदर कुछ चीज़ें आगे पीछे होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस के साथ जो चीज़ अप्रोच की जाती है उसका बेनिफिट टोटली अलग रहता है। तो माशाल्लाह आप एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में एक्सपीरियंस हो गए हैं। लोग तो सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट में एक्सपीरियंस होते हैं, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एक्सपीरियंस हो गए हैं, तो आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, आप इसका फ़ायदा उठाइए। इसी सिलसिले में एक और सवाल है कि क्या जो गुज़िश्ता इम्तिहान में जो गलतियाँ हुए हैं उस पर नज़रसानी किया जाए या फिर जो नई स्ट्रेटजी है उसको फॉलो किया जाए? एक चीज़ तो हमको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए, ये NTA इस वक्त ज़ख्मी शेर है जी, और ज़ख्मी शेर ज़्यादा डेंजर होता है, लिहाजा प्रिपरेशंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। प्रिपरेशंस को बहुत कॉन्शियसली और स्ट्रैटेजिकली हमको तैयार करना चाहिए। अगर हम थोड़ी भी गफलत करते हैं तो हम बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। और इस रीनीट के चक्कर में होता ही है कि जो एवरेज वाले बच्चे थे वो अबव एवरेज बन सकते हैं, अबव एवरेज वाले बच्चे मेरिट की तरफ जा सकते हैं, मेरिट के बच्चे टॉपर्स की तरफ जा सकते हैं, और जो भी इसके अंदर थोड़ी भी गफलत किया, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया या अंडर कॉन्फिडेंट हो गया, तो वो नीचे आ जाएगा सीधा। तो लिहाजा इस एग्ज़ाम को हम लोगों को अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक बहुत अच्छे स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन के साथ ये एग्ज़ाम लिखना चाहिए। और पहले जो एग्ज़ाम हुआ है ये समझ के चलिए उससे टफ पेपर आने वाला है जी। तो उसके लिए हमको तैयारी बहुत अच्छी करना चाहिए। जैसे नीट 2024 में बहुत सारे बच्चों को 720 आउट ऑफ 720 आ गए, तो नीट 2025 का पेपर ऐसा बना कि 700 लाना मुश्किल हो गया था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये NTA ज़ख्मी है तो संभल के चलें, उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। सर आप मेमोरी स्किल और माइंड मैपिंग के एक्सपर्ट हैं, आपने नीट के स्टूडेंट्स के लिए एक खुसूसी सेशन भी मुनाकिद किया था, तो आप इसको जो आपकी जो ये एक्सपर्टाइज है उससे रिलेटेड क्या मशवरा देना चाहेंगे बच्चों को? बीइंग ए मेमोरी एक्सपर्ट एंड माइंड मैपिंग एक्सपर्ट, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे नीट है, JEE है, या हमारे यहाँ तेलंगाना का जो एप्सेट एग्ज़ाम होता है, या और भी किसी किस्म के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हों, ये सब एक माइंड गेम है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारी ये पूरे एग्जामिनेशन के जो प्रिपरेशन है उसको मैं डिवाइड करता हूँ 2 पार्ट्स में, 50% एंड 50%। फर्स्ट 50% इज योर 2 to 3 years ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एग्जामिनेशन, and next 50% is your 3 hours of examinations। अब होता ये कि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है अपनी जिंदगी में कि प्रिपरेशन तो बहुत जबरदस्त करते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के वो 3 hours मैनेज नहीं कर सकते, तो पूरे प्रिपरेशन में जाके फेल हो जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड मैं ये भी देखा हूँ, ऐसे एक्सपीरियंसेस है मेरे पास कि बच्चे एवरेज प्रिपरेशन करके गए थे, लेकिन एग्जामिनेशन के वो जो 3 hours है उसके अंदर उन्होंने अपने माइंडसेट को बहुत नॉर्मलाइज रखा था, तो उसकी वजह से वो लोग अपना पर्पस फुलफिल कर लिए। यानी अगर मेडिसिन का इंटरेस्ट लिख रहा है तो उसको सीट आ गई, और उसके लिए वही बड़ी बात है, वही उसकी मेराज है जी। अब हर बच्चे का टारगेट जो है ना टॉपर बनना नहीं है। ये टॉपर बनना ना ये थोड़ी देर के लिए बूस्ट देता है, इंस्टीट्यूशंस को इसका बेनिफिट जरूर होता है, लेकिन मैंने समझता कि बच्चों में टॉपर बनने का कोई बड़ा बेनिफिट है। एक बच्चा फर्स्ट रैंकर है और ऐसे ही एक बच्चा 100 रैंकर है या 200 रैंकर है या 500 रैंकर है, वो दोनों एक ही क्लास में बैठ के पढ़ते हैं, तो डजेंट मैटर। बट बच्चों को टॉप रैंक लाना एक अलग चीज़ है, उसकी चाहत रखना एक अलग चीज़ है, लेकिन एक अच्छे कॉलेज में अपनी चॉइस के कॉलेज में सीट लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर एक हैसियत मेमोरी स्किल और माइंड मैपिंग एक्सपर्ट, मेंटल प्रिपरेशन के बारे में जो ख़ासतौर पर नीट के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरह फ़ायदा हो, क्या मशवरा देना चाहेंगे? यहाँ पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेशन आना चाहिए। कंसंट्रेशन का ताल्लुक़ इंसान के दिमाग से है। अगर दिमाग को रेस्ट प्रॉपर मिलता है तो कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली डेवलप होता है। तो उस चीज़ को लाने के लिए, दिमाग को प्रॉपर रेस्ट मिलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो अच्छा सोएं। मैं तो सजेस्ट करूँगा हमारे तमाम बच्चों को कि वो
मिनिमम 6 आवर्स सोएं। अगर 7.5 आवर्स सोते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे ज़्यादा भी ना सोएं। इससे क्या होता है, जो स्लीपिंग साइकिल है बहुत अच्छे तरीके से सेट होती है, और जब स्लीपिंग साइकिल अच्छे तरीके से सेट होती है तो उसका बेनिफिट भी बहुत मिलता है। बेहतर यह है कि रात में 6 घंटे सोएं और दोपहर में 1.5 घंटा 1.5 आवर्स सोएं। इससे जो इंसान की NREM स्लीप है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, और जितनी ज़्यादा अच्छी NREM वाली स्लीप इंसान को मिलती है उतना ज़्यादा इंसान को बेनिफिट मिलता है मेंटली। तो इसीलिए मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि रात को 6 घंटे सोइए या 4.5 घंटे सोइए अगर आपके टाइम कम है तो, और दोपहर में खैलुल्ला बोलिए आप, या क्या कहते हैं अंग्रेजी में एक वर्ड है कैट नैप बोलिए आप, 1.5 घंटे की अगर स्लीप हो जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग हमको उसका बेनिफिट मिलेगा। इसके आउटकम्स बहुत अच्छे हैं, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जिन बच्चों ने इसकी प्रैक्टिस की है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो मेरी सजेशन ये है कि बच्चे जो है ना इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। टाइम तो बहुत है, इसको सही अप्रोच के साथ अगर काम करेंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा। अच्छी स्लीप होना चाहिए, और कंसंट्रेशन आने के लिए हर वक्त मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। इंसान को अंदर से भी एक कंसिस्टेंसी पैदा करने की ज़रूरत है। हर रोज़ थोड़ा इंप्रूवमेंट लाने की मेहनत करें। एकदम पूरा लेके बैठेंगे और एक साथ पूरा करेंगे ऐसा नहीं होता। हर रोज़ थोड़ा इंप्रूवमेंट मेरा कैसा है इसके ऊपर काम करें, एक कंसिस्टेंसी। और तीसरी चीज़ जो है ना, अपने सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट पैदा करें। आपने मशवरा दिया अच्छी स्लीप होना चाहिए, बच्चों को अच्छा सोना चाहिए, कंसंट्रेशन के बारे में भी कहा आपने। अब इंटरेस्ट जो है वो बच्चों में किस तरह पैदा हो, इसके बारे में बताएं। अच्छा सवाल है। देखिए, इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ है, जब ये पैदा हो जाती है तो कंसंट्रेशन भी आ जाता है, फ्रेशनेस भी आ जाती है, और मल्टीप्लाई होती है आपकी प्रोडक्टिविटी। अब जब पढ़ने बैठते हैं तो पहले जितना पढ़ते उससे ज़्यादा, क्योंकि वो इंटरेस्ट से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर होता है कि कुछ सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होते हैं तो वो तो पढ़ ही लेते हैं, जो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं है उसको क्या करें, उसको भी पढ़ना है। तो कभी इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में नहीं आता है तो हम अपने बच्चों को ये सजेस्ट करते हैं कि इमेजिन करो। उस वक्त अपनी पढ़ाई को फ़ौरन रोक दें, रोक कर आप इमेजिनेशन के अंदर अपने आप को ऐसा समझ लें कि आप एक हॉस्पिटल में एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आपने एक एप्रॉन पहना हुआ है, आपके हाथ में स्टेथोस्कोप है या आपके गले में स्टेथोस्कोप है, आप कॉरिडोर से गुजर रहे हैं और बहुत सारे पेशेंट्स आपके इंतजार में बैठे हुए हैं। आप आते ही पूरे पेशेंट्स के चेहरों पे जो है ना एक मुस्कुराहट आ गई, डॉक्टर साहब आ गए, और बस आपको देखते ही पेशेंट्स की जो ना आधी बीमारी ख़त्म हो रही है। जब आप अपने आप को एक पॉजिटिव इमेज और आपने जो अपनी ज़िंदगी का जो एम और एक टारगेट बनाया है उसको आप इमेजिन करने लगेंगे, तो फिर आपको लगेगा यार अब मुझे वहाँ पहुँचना है और वहाँ पहुँचने के लिए मुझे ये करना है, और ये कुछ नहीं है उसके सामने। लिहाजा ऑटोमेटिकली अब होगा ये कि आपको उसके अंदर इंटरेस्ट आना शुरू होगा, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता, आपका कॉन्सेंट्रेशन भी आना शुरू हो जाता। बावजूद इसके कि आप थके हुए हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी हुई रहती है। इमेजिनेशंस बहुत पावरफुल होते हैं, उसको पॉजिटिवली अगर हम इस्तेमाल करें तो उसका फ़ायदा ही अलग है। जी, और वालिदैन को क्या मशवरा देंगे आप, क्योंकि छुट्टियों का माहौल है, जो है सैर व तफरी का प्लान बन रहा है, कई जो है तलबा बैरूनी ममालिक में हैं, गल्फ़ और दूसरी जगह वहाँ पर हैं, तो आप इस माहौल में वालिदैन को क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो वालिदैन के लिए ये है कि वो पैनिक ना हो। जी, अगर वो पैनिक होते हैं तो फिर बच्चे भी और ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे, और पेरेंट्स को चाहिए कि ये डिस्कशंस बंद कर दें अपने घर में, ये क्यों हुआ, अब क्या होगा, ये ना करें। आप बच्चों को पॉजिटिवली बात करें कि बच्चों तुमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, अब इसको एनकैश करो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हर हाल में हमको यकीन है कि तुम कर लोगे, तुम कर सकते हो। इस किस्म से बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव बूस्टिंग उनको देने की ज़रूरत है। और जो बच्चे अपने होम टाउन्स को चले गए हैं, जैसे बहुत बच्चे जो है ना डिस्ट्रिक्ट से आकर शहर में पढ़ते हैं, वो वापस लौट चुके हैं, तो उनको चाहिए कि अगर उनकी इंस्टीट्यूशंस की तरफ से या किसी भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑनलाइन अगर कोई फैसिलिटी मिल रही है तो वो पढ़ें। मुझे अंदाज़ा है कि बहुत सारे पेरेंट्स के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि वो वहाँ से फिर अपने बच्चों को शहर में भेजें, फिर यहाँ रहने का इंतज़ाम हो। ख़ासतौर पे ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो हॉस्टल बेस्ड हैं, वहाँ ये बहुत बड़ा चैलेंज है।
कि इंस्टीट्यूशंस के अंदर उनकी अपनी कैपेसिटी होती है कि उसके अंदर बच्चे जो फर्स्ट ईयर के थे वो सेकेंड ईयर में चले गए हैं, और अब जो बच्चे 10th क्लास पास किए वो फर्स्ट ईयर में आने वाले हैं। अब फिर से अगर ये बच्चे आना चाहेंगे तो उनके पास रखने के लिए कैपेसिटी नहीं होती, जगह नहीं होती। इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, नो डाउट। हम भी चलाते हैं, हमारे पास भी हॉस्टल्स है, हमको भी इसका पूरा अंदाजा है, लेकिन बच्चों को छोड़ भी नहीं सकते। और बच्चों के लिए भी ज़रूरी नहीं है कि वो आकर यहाँ रहें, अगर इंस्टीट्यूशन इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करें तो वो बहुत अच्छी बात है, वरना ये घर बैठ के अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब उनको मज़ीद किसी जगह जाकर बैठकर खूब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर से बैठ के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन वो जो मॉक टेस्ट होते हैं और जो ग्रैंड टेस्ट होते हैं, इनकी थोड़ी सी जो है ना प्रैक्टिस करते रहें, इसको ना छोड़ें। वो बच्चे जो गल्फ चले गए हैं या वो बच्चे जो दूसरे स्टेट्स के किसी और स्टेट में आके पढ़ते थे, इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं समझता हूँ कि जब रीनीट के लिए जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन का जो ऐलान करेंगे, तो उसके अंदर मुझे यकीन है इस बात का कि एक ऑप्शन ये भी दिया जाएगा कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन चेंजिंग योर एग्जामिनेशन सेंटर टू योर लोकल लोकेलिटी, तो वो अगर अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिलती है तो बहुत अच्छी बात है कि वो पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ की बात रहेगी। सर, आपने फिजिक्स के बारे में बताया कि उसको किस तरह जो है उसकी स्टडी को प्लान किया जाए। अब बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बारे में बताएं कि वो उसे भी किस तरह पढ़ा जाए। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जी, जिसमें स्टूडेंट्स अप टू 360 मार्क्स पूरे स्कोर कर सकते हैं, यानी बगैर किसी गलती के माशाल्लाह उनको पूरे मार्क्स आ सकते हैं। और ऐसे बच्चे जो सीट का टारगेट करके हैं, रैंक नहीं, सीट का टारगेट करके हैं, उनको चाहिए कि बायोलॉजी में किसी भी सूरत में 360 मार्क्स लाएं। तो उसको वो रेगुलरली पढ़ते रहें, नई इंफॉर्मेशन के पीछे ना दौड़ें। जो इंफॉर्मेशन आपके पास पहले से मौजूद है उसके ऊपर आप प्रैक्टिस शुरू करें। जनरली आप अगर गौर करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत कुछ आपको आता था लेकिन आप वहाँ पर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए। तो वो रिप्रोड्यूस नहीं करने के लिए क्या आपकी वीकनेस थी, उसको एनालाइज करें, और किस किस्म से आपने मिस्टेक्स किए हैं उसको एनालाइज करें। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जब वो साइड में पूरा वर्कआउट करते हैं, सही आंसर उनको आता है, जब मार्किंग करते हैं तो वो गलत मार्क करते हैं। वो एक हैबत में होते हैं या वो एक टेंशन की शक्ल में होती है। टेंशन की वहाँ पे जब सिचुएशन होती है तो वो लोग सही को गलत मार्क कर देते हैं और इसकी वजह से मार्क्स लूज कर देते हैं। बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में आकर एकाएक करते हैं। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी बच्चे जो है ना पूरा क्वेश्चन पढ़े बगैर थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते ही एक कंक्लूजन पे आ जाते हैं। आकर फिर जब देखते हैं तो इनिशियल में जो उनको उसका आंसर भी नजर आता है तो उसको टिक करते हैं, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं होती। मेरी तो राय यह है कि तमाम स्टूडेंट्स को चाहिए कि पूरा क्वेश्चन पेपर, पूरा क्वेश्चन को पढ़ें, फिर चारों ऑप्शन पढ़ें, फिर उसमें से सही आंसर क्या है उसको निकालें। इससे उनको क्लैरिटी आएगी सही आंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए। मेरी ये स्ट्रॉन्ग राय है कि ये बच्चों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं, ये कर पाएंगे आसानी से। तो बायोलॉजी तो इनका समझ लीजिए अपना होम ग्राउंड है, इनका एक मजबूत किला है जिसके अंदर ये लोग बहुत महफूज है। अब इसके बाद में केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर मैक्सिमम बच्चे जो है ना पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, 180 मार्क्स तक जा सकते हैं। और अगर 150 प्लस भी अगर बायोलॉजी में स्कोर कर रहे हैं कोई बच्चे, या 120 के ऊपर भी अगर बायोलॉजी में स्कोर कर रहे हैं, तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ तेलंगाना में तो 450, 460, 470 के ऊपर सीट्स मिल जाते हैं बच्चों को। खासतौर पे माइनॉरिटीज़ में तो ये अपॉर्चुनिटी है, तेलंगाना से हट के दूसरी जगहों के अलग है सिचुएशंस। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर बच्चे बायोलॉजी में 350 स्कोर कर सकते हैं और केमिस्ट्री में 150 स्कोर करते हैं तो 500 तो इनके हो गए। अब जितने फिजिक्स में ज़्यादा लाएंगे वो उतने अच्छे जो है ना कॉलेजेस में इनकी सीट्स कंफर्म होना शुरू हो जाती है। तो बच्चों को चाहिए कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री को इजी ना लें, उसको भी पूरी इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ें, लेकिन वीक एरियाज के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें तो बेहतर है। इस माहौल में ऐसे तलबा के लिए जो इमोशनली जो है ब्रोकन फील कर रहे हैं या जो एग्ज़ाम जो है की तैयारी में लेके आए हैं, उनके लिए भी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि मायूसी कुफ्र है। इंसान को तो किसी भी सूरत में मायूस नहीं होना चाहिए। दूसरी अहम बात इसके अंदर यह है कि आपको
जब सब कुछ आता है तो फिर परेशानी की क्या बात है? जी आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं? आपने माशाल्लाह जो पढ़ा है वो काफ़ी है आपको एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, सीट लाने के लिए। आपको चाहिए कि अपने आप पर एतमाद करें और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला देने के लिए बैठे हुए हैं, लेने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। तो रीनीट को तो आप समझ लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आपके लिए एक ब्लेसिंग है। आपको मार्क्स इंप्रूव करने के, सीट कंफर्म करने के, टॉप पोजीशन पे जाने के लिए एक एस्केलेटर के तौर पे आपको मिल गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप इसका फ़ायदा उठाइए। और फिर से मैं कहता हूँ, ये बात पहले भी मैंने दोहराई थी, इससे पहले भी मेरी रिकॉर्डिंग में, कि ये जो नीट का एग्ज़ाम है या किसी भी किस्म का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो, पर्टिकुलरली नीट की हम जब बात कर रहे हैं तो 180 क्वेश्चन जब आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं तो वहाँ पर आपके क्वेश्चन पेपर में 180 आंसर्स भी मौजूद हैं। आपको सिर्फ अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करके उसमें से जो सही आंसर है उसको आइडेंटिफाई करना है। और जो बच्चा प्रिपेयर जाता है उसके लिए तो मेरा तजुर्बा ये बताता है, जो 4 ऑप्शन होते हैं 1 2 3 4, 4 में से 2 तो बच्चा खाली ऐसा, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सा आंसर सही पहचानने के लिए, तो 4 में से 2 आंसर तो वो इजीली एलिमिनेट कर सकता है अपनी नॉलेज के बेसिस पे। ये 2 तो नहीं हो सकते। अब ये 2 में एक सही है और एक ज़्यादा सही है। तो सही और ज़्यादा सही को डिफरेंशिएट करने की सलाहियत उसकी नॉलेज के बेसिस पे उसको मिल जाती है और उसके जो गट फीलिंग्स है उसके ज़रिए से उसको मिलती है। और उन्हें थोड़ा भी पॉजिटिवली उसके ऊपर अप्रोच कर लेगा तो उसको चांसेस है कि उसके पूरे 4 मार्क्स उसको मिलेंगे। जी इंशाअल्लाह। और एग्जामिनेशन के अंदर अल्लाह की मदद से बढ़ के और कुछ नहीं है। मैं तो बच्चों से कहता हूँ कि एग्जामिनेशन को जाने से पहले सदका करके जाया करो। एग्जामिनेशन को जाने से पहले अपने वालिदैन या अपने घर और ख़ानदान के बुज़ुर्गों की थोड़ी खिदमत करके उनकी दुआएं ले लेके चले आया करो। 2 रकात नमाज पढ़ के घर से निकलो, ये बहुत बड़ी ताकत देने वाली चीज़ है। इससे अल्लाह की मदद आपको इम्तिहान में शामिल होंगी। और फिर आगे बढ़कर आपको एग्जामिनेशन में अगर कहीं आप स्टक होते हैं तो आपको जनरली स्टक क्यों होता है? आता सब कुछ है लेकिन दिमाग रुक जाता। तो दरूद शरीफ पढ़िए। हदीस पाक मफ़हूम में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो कोई भी 1 मरतबा दरूद शरीफ मुझ पर भेजता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके बाद 10 मरतबा रहमतें भेजते हैं। एक रहमत ही हमारे लिए काफ़ी है मसाइल से बाहर आने के लिए। 10 रहमतें तो हमको मालामाल कर दे सकती है। तो हमको उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। थोड़ी सी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर हमारे बच्चे अप्रोच करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ईज़िली कर ले सकते हैं इंशाअल्लाह। मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक अच्छी, जब अल्लाह ने मौका दिया है तो बच्चों को चाहिए कि इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाएं। और इसके ऊपर सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने फिर से एक मौका दिया। और मैं अगर कहूँ कि आप शुक्रिया अदा करें तो आपको नाराज़गी ज़रूर होगी, लेकिन याद रखिए जो भी हालात है ना उसको अपनी तरफ पॉजिटिव बनाना ज़रूरी है। अगर उसके ऊपर रोते बैठेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी को भी, फ़र्क आपको पड़ेगा। अगर उसको आप पॉजिटिव लेंगे, आप उसको एक अपॉर्चुनिटी समझेंगे तो फिर आपके लिए ये एक ब्लेसिंग बनेगी, ये आपके लिए एक बूस्टर बनेगा, ये आपके लिए एक एलिवेटर बनेगा जो आपको नीचे से ऊपर सेकंडों में लेके चले जाए। ये सब चीज़ें आपके लिए मौजूद है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी खूब मदद फरमाए। हमारी दुआएं आपके साथ है। ऑल द बेस्ट। जी बेहद शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। तालीम जो सिर्फ दिमाग ही नहीं दिल भी बदल दे। MS, where education meets तरबियत।